किसी शायर ने कहा है कि खदानों के पत्थर जो अनुमानते हैं, मेरे घर की बुनियादें वो जानते हैं। और आज मैं वो अपने हिंदुस्तान की बुनियाद से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त बहुत जी। मार्मिक लिखते हैं, रुला देते हैं। आपका स्नेह है, आशीष है। आप रेलवे जैसे एक व्यस्त और बड़े जिम्मेदारी वाले उसके साथ में संवेदनाएं कैसे जुटा पाते हैं? संवेदनाएं जुटानी तो पड़ती नहीं है। अनुभव संवेदनाएं तो अन्योन्य है, आपस में जुड़ी हुई है, तो वहीं से तो निर्मित है साहित्य। जुटानी तो पड़ती नहीं है। कितनी किताबें छपा चुके हैं अब तक? छपाई नहीं, छपी है, 3 किताबें हैं। जी। अंतस की खुरचन और आविर्भाव और तुलसीवराज। तो अंतस की खुरचन पहला काव्य संग्रह है। आविर्भाव चूंकि मैं बहुत देर से साहित्य में आया, तो मैं खूब पढ़ता रहा। उसके बाद 2014 के बाद अगर संभवतः हम कहें, तो फिर मैं चूँकि बहुत लेट विद्यार्थी हूँ साहित्य का, तो कभी पढ़ा नहीं उतना, तो मैं खूब पढ़ता हूँ 50 पन्ने रोज। तो फिर एक विधा ने जन्म लिया स्वतः, जिसको हम आविर्भाव कहते हैं। तो हम उसका गद्य का काव्य सार हो जाता है मुझसे। जैसे कसब, मैला आंचल जैसे कृतियों का मैंने काव्य सार लिखा, 70 ऐसी किताबों का काव्य सार लिखा। तो वो दूसरी किताब है मेरी आविर्भाव। इसमें 11 वैसी किताबें मैंने मांडू नहीं देखा, हलचर, आईना साहब। आज तो ये दूसरा एपिसोड, ये बोरसी पर आज तीसरी किताब है, और वो संस्मरण है। पहली दोनों तो कविताएं हैं, तीसरा गद्य है, जो कि मेरे बचपन का संस्मरण है। एक 8 साल के बच्चे को 80 के दशक में बिहार कैसा दिखता है, तो मुझे लगा कि उस समय को रोक देना चाहिए आज के बच्चों के लिए। तो क्या आप बिहार को मूल रूप से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं मुंगेर, लखीसराय, बढ़िया की मिट्टी का जन्मा बच्चा हूँ। यदि मैं बोरसी भर आँच में आपको तलाशूं तो कैसे तलाशूंगा? क्या वो कैरेक्टर आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। वो संस्मरण, तो देखिए, संस्मरण विधा है जिसमें आप अपनी बात लिखते हैं, अपने सच को लिखते हैं, अपने बीते कल को लिखते हैं। हाँ, उसमें 11 चैप्टर्स हैं और 11 किरदारों के बारे में जो मेरे जीवन में खास शामिल हैं, उनके बारे में लिखा है, उनके साथ बिताए पल के बारे में लिखा है। और लिखते समय मेरा जो मुख्य केंद्र बिंदु, विषय बिंदु रहा कि हम समय को बांध पाएं, तो वो कोशिश मेरी रही है कि उस समय को, क्योंकि वो बिहार का वैसा समय था जब जमीनी बच्चे बहुत बुरी तरह से भटक सकते थे, और भटक करके हम कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि चारों तरफ अराजकता ही फैली हुई थी। उस समय 80 का दशक था, घर से निकलना मुश्किल था। आज तो हम स्वर्ग में रह रहे हैं बिहार में। तो मुझे लगा कि उस समय की याद रहना जरूरी है आज के मूल्य को समझना। मैं तो उल्टा ये कहूँगा, कई लोग भूल जाते हैं कि जो व्यापार का भी केंद्र रहा है, अगर हम 1700 से बात करें, ठीक है, तो व्यापार का भी केंद्र रहा है बिहार, पटना ही रहा है। पटना से ही वो सारा मसाला जो है, वो सारी चीज़ें पटना से कलकत्ता और उड़ीसा की तरफ, बालासोर की तरफ मूव करती थी, और अंग्रेज भी सबसे पहले घूमते हुए वहाँ व्यापार के लिए, जगत सेठ का उत्पादन वहीं से जगत सेठ बने। तो अलग तरह से भी व्यापार बिहार को देखा जा सकता है। बिहार को कई एंगल से मैं देखता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि इतना संघर्षशील है, इसलिए बहुत मुखर है, प्रखर है, और कहीं भी कूदने के लिए तैयार है। तो वो एक कवच में, एक कल्ट में रहना नहीं चाहता। नहीं, वहाँ की समस्या पे खैर क्या ही बात करूँगा। वहाँ पे बहुत छोटे जमीन के टुकड़े हैं, या बहुत ज़्यादा जमीन के, तो वो जो डिफरेंस है ना, उसने घर्षण पैदा किया, और उस घर्षण में जाति का चक्का जुड़ गया, है ना। तो वो सब को देखते हुए वहाँ जो बच्चे हैं, उनके पास कोई, ज़्यादातर बच्चे, उनके पास वो ऑप्शन और कुछ नहीं रहा कि और बंटवारा होगा तो एक रुमाल कितना फटेगा और बचेगा क्या, है ना। तो उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं रहा, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, शिक्षा, जो वहाँ का मूल आधार रहा है। लेकिन मैं नालंदा है, और नालंदा को फिर से मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी फिर से
वापस लाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। मेरे मित्र हैं वहाँ पे डीजी स्पोर्ट्स रविंद्रन, और रविंद्र संकरन बहुत अतुलनीय काम कर रहे हैं। अभी हॉकी का पूरा इंटरनेशनल मैच वहीं हुआ, क्रिकेट का मैच अभी शुरू हुआ, वहाँ पे स्टेडियम्स बने। मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी फिर से वहाँ पे बनाई गई। मैं देख रहा हूँ बहुत ही सायास प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही थॉटफुल उसको फिर से जिंदा करने के लिए। प्यार के बारे में बड़ा नेगेटिव प्रोपोगेट करते हैं अखबार, लेकिन मेरा विजन दूसरा है कि बहुत संवेदनशील जगह है और आदमी बड़ा खुला खुला और स्पष्टवादी। मैं कहूँगा कि वहाँ देखिए, व्यक्ति वो है जो खुद को जाने, खुद को समझे, पहचाने और अपनी बात कहने का सामर्थ्य रखे। जो आपने कहा, मैं सिर्फ उस पर जोड़ रहा हूँ कि सामर्थ्य रखने का मेरा तात्पर्य है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपनी बात रख सकेंगे। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ज्ञानी हैं, वो समझते हैं, वो खुद को भी जानते हैं, समाज को पहचानते हैं और उनका अपना एक मंतव्य होता है। वो किसी वैसा नहीं होता कि भाई समूह की तरह बिहेव नहीं करते हैं कि इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है, वो वहाँ पे उसको अलग बनाता है खास। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर बिहार से ये जो जातिगत राजनीतिक कॉन्सेप्ट को अलग कर दिया जाए तो फिर आप बिहार को कैसा देखते हैं? क्योंकि मैं बिहार को, देखिए जहाँ पे नदी है, आज अगर त्रासदी सबसे बड़ा विश्व का देखें तो वो पानी का है। बिहार पानी ही पानी है ना, और कहीं कहीं अधिकता है पानी की जिसको कंट्रोल करके यूटिलाइज करने की भी जरूरत है। तो मैं देखता हूँ कि भागलपुर को देखता हूँ, मैं उस कारीगरों को देखता हूँ जहाँ स्मार्ट सिटी बनने का पूरा पोटेंशियल है। मैं खिलाड़ियों को देखता हूँ। मैं स्मार्ट बिल्कुल। आप मैं उसी स्मार्ट सिटी कहने का मेरा मतलब वही था। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बना दीजिए तो उससे कुछ बात बनती नहीं है, टैलेंट की बात है। तो मैं उस बिहार को देख रहा हूँ अभी भी कि अगर आप देखें 4 साल में, बजान कर बार बार मैं खेल के ऊपर बात कर रहा हूँ, 4 साल जो बिहार के खिलाड़ियों में परिवर्तन आया है ना, वो अद्भुत है। आज रग्बी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से। तो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गेम में अच्छा कर रहे हैं जिस गेम के बारे में पहले सोचा नहीं जाता कि बिहारी लोग इस गेम में हैं। तो टैलेंट है, और टैलेंट को अगर आप उसके निर्बाध कर दीजिएगा, बंधनों से मुक्त कर दीजिएगा तो फिर उड़ेगा। कोई शक नहीं। एक्चुअली में समाज का नजरिया तो ये है कि नन्हा दिन जाड़े का रोक सका कौन, अरे कुर्सी में आग लोग मुद्दे पे मौन। क्या बात है। और बिहार के लिए आप तो कुर्सी में आग, तो आपने जो है बुरसी में आज की बात कर दी। बिल्कुल आकर्षित हूँ और आप रुला देते हो कविता। वो कविता मैंने रिकॉर्ड की है श्रोताओं दर्शकों के लिए। जी जी। तो उसकी कुछ पंक्तियां एक बार और अगर आप सुना दें अपने। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। मुझे श्रोताओं, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा वो तलाश रहे हैं अपने मोबाइल पर, तब तक मैं आपको बता दूं कि बेशक कुछ कम कविताएं हैं जो रुला देती हैं। उनमें से एक यतीश भाई की कविता भी है जो बंगाल के उस घटनाक्रम पर केंद्रित है जब एक बालिका, एक बेटी और शक्ति पूजन के स्थान पे उसके साथ दरिंदगी की गई। यतीश जी। इसका कविता का शीर्षक है पत्थर आंखें। पत्थर आंखें। अम्मा जल्दी घर आऊंगी, अम्मा जल्दी घर आऊंगी, मीठी सी यह रट अम्मा के लिए लोरी बन जाती, फिर अम्मा चैन की नींद सो जाती। एक दिन उसी मीठी रट में थकान का विष घुल गया और फिर चांद का वह टुकड़ा टप से जमीन पर गिर गया। अमावस्या की अदम्भी दबोच में तड़पती चिड़िया के फड़फड़ाते पंख देख अस्पताल की उस छत को छोड़कर वे सब के सब खुश हुए होंगे जिन्होंने नंगी रेगिस्तानी आंखों से चांद का अनावृत होना देखा हो। छत ने जरूर देखा होगा
एक हाथ को कई हाथों में और एक सामान्य से दिखते चेहरे को एक कई बदसूरत चेहरे में बदलते हुए। तुम सब ने जरूर सुना होगा, दानवों की दुंदुभी भी मन जरूर कचोट खाया होगा, यह देखते हुए कि कैसे दूसरों की सांसों को सहेजने वाली खुद अपनी अंतिम सांस के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही। उस काली सुबह सूरज रो पड़ा और अकबका कर पूछ बैठा चांद से कि तू तो जाग रहा था कमबख्त। फिर पूछा उसने तारों से कि तुम सब इकट्ठा होकर रोशनी का शोर क्यों नहीं बन पाए। चिल्लाकर फिर पूछ बैठा छत से कि तुम क्या हमेशा की तरह पत्थर मन चुप्पा ही बने रहोगे। सबने मिलकर कैसे ऐसे पटका उस छलछलाती नदी को कि वह सदा के लिए सूख गई। और आज इस घुप निर्वात में सितारों की चुप्पी का पहाड़ यूं बढ़ा कि सड़क पर पड़े हुए हर ढेले को भी चिल्लाना पड़ रहा है, जीवन को अपना सबसे बदतर गीत गाना पड़ रहा है। पथराती आंखों के बीच देख रहे हैं लोग संवेदनाओं को लांध कर पत्थर का ईश्वर बनते। और यूं शोर की आवाज लिए पूजा सर्वत्र जारी है। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। आपको फ्लाइट भी पकड़नी है, लेकिन आपने मुझ पर व्यक्तिगत कृपा की। नहीं, आपने आपका सानिध्य स्नेह। अगर एक हिमालय स्वयं नीचे तक आ जाए समंदर तक तो उसे क्या कहिए कि आई ना आईने के रूबरू हो जाए, जरा बात दोनों की चली जाए बहुत